नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि उम्मीद था ठीक वैसा ही हुआ। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी पास हो गया और विपक्ष मुंह ताकता रह गया। बड़े दमखम के साथ अमित शाह ने एक एक जो सवाल उठे थे उसके जवाब दिए, और जवाब भी ऐसे कि जिसका कोई काट नहीं हो। और तो और सबसे मज़ेदार बात यह है कि सोनिया गांधी इतनी व्याकुल हो गई, किसी कहा कि ये तो डार्केस्ट डे है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का इतिहास में। अरे डार्केस्ट डे है? डार्केस्ट डे तो उस दिन था जब शाहबानो के केस में कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार किया था। वो ब्लैकेस्ट डे था और वो सेक्युलरिज्म में के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार था। लेकिन ये तो अलग कहानी है, क्योंकि ज़्यादातर विरोधी ये कह रहे हैं कि संविधान की जो रक्षा और जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में नहीं अब होगा। अब ये फैसला कहाँ होगा? तो संसद से 3.5 किलोमीटर दूर एक दूसरे ही उस तरह के बिल्डिंग में, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। चुल्लू और पानी अगर कहीं है तो उस विपक्ष को उसमें डूब के मर जाना चाहिए। क्या बैठे बैठे आप संसद के अंदर इतनी बड़ी और इतनी बेवकूफ़ी भरी बात आप कहते हो कि कानून बनाने का अधिकार और उसको सही करने का अधिकार वो आपके पास नहीं है? आप रिजाइन कर दो। ये डेमोक्रेसी है? तमाशा बना करके रख दिया है कि आप हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? आपके पास न तर्क है, ना आपके पास कोई लॉजिक है, ना आपके पास कोई उस तरह की बात है जिसको आप इस बिल को चैलेंज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वही होगा जो इस बिल को संसद के अंदर पास किया गया। ये क्यों, ये भी मैं आपको उसकी हल्की सी बात मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 14 ये चिल्ला रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि राइट टू इक्वालिटी, ये राइट जो है बाकायदा इक्वल्स के बीच होता है। कि जैसे आप हर, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि सेब, केला, अमरूद, कटहल, सबको आप एक जैसा इक्वालिटी में आप टाल दोगे तो ये होगा नहीं। सेबों के बीच ही इक्वालिटी मानी जाएगी। लोगों के बीच अलग अलग जो समूह है, जो इक्वल समूह है, उसके बीच ही इक्वालिटी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। और ये कानून किस चीज के ऊपर है? तो ये कानून जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं, तो वो एक कैटेगरी है। ये इक्वालिटी का तकाजा है कि वैसे वैसे लोगों को जिसके साथ अलग अलग, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिसके साथ रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, उसके लिए कानून बना है। तो ये इसमें मुस्लिम कैसे घुसेंगे, ये तो हमें समझ ही में नहीं आता। ये इनकी छाती जो है ये फट रही है कि वो कैसे घुस सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट्स हैं। और तो और वहां पे परसिक्यूशन मुसलमानों का नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। जो हिंदुस्तान के सिटीजन बने थे जो लोग, वो एक सेक्युलर स्टेट के सिटीजन बने। लेकिन जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनके धर्म को देख करके ही उनको सिटीजनशिप दी गई थी, क्योंकि ये बंटवारा ही धर्म के आधार पे हुआ था। कोई दूसरा आधार कांग्रेस पार्टी निकाल सकती तो बताए। और तो और ये लोग महात्मा गांधी के भारत की और आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो ठेकेदार सब बैठे हुए हैं आइडिया ऑफ इंडिया के, 1947 में ही महात्मा गांधी, नेहरू, ये सारे लोग इस बात पे राजी थे कि जो लोग, जो हिंदू फंस चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भारत वापस आए तो उनको नौकरी देना, उनको सिटीजनशिप देना, उनको एक इज्जत भरी जिंदगी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ये बात ये लोग कहे थे। और तो और मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री थे तो ये छाती पीट रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो वहाँ के माइनॉरिटी जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उसको भारत लाया जाए। और उसको ममता बनर्जी, ये टर्नकोट, ये तो पता नहीं ममता बनर्जी
ये उद्धव ठाकरे की बिल्कुल ही सगी बहन लगती है, जिस तरह से ये रंग गिरगिट की तरह रंग बदलती है। ये वही ममता बनर्जी है जो पहले तो घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी, पूरे बंगाल में उन्होंने पूरा कोहराम मचा रखा था, संसद में बॉक्सिंग करती थी समाजवादी पार्टी के और सेकुलर लीडर्स के साथ, फाइलों को उठा करके फेंक दिया करती थी कि घुसपैठियों को भगाओ, कोई घुसपैठिया नहीं आएगा। और तो और वो कहती थी कि भाई ये जो घुसपैठिया आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये बंगाल के चरित्र को बदल रहे हैं। और अभी जब उनका वोट मिल रहा है, वोट बैंक की राजनीति हो रही है, तो अब इनके दिल में जो है वो पसीज रहा है। तो बहुत सारे मीडिया वाले भी, अब देखिए मीडिया का भी बड़ा गजब चरित्र नजर आ रहा है। जहां बात अभी तक तो ठीक है, ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया ठीक है, सरकार के ये लोग फेवर करते हैं, लेकिन जहां एसेंशियल मसला आ जाता है, जहां हिंदू के हितों की बात आ जाती है, देखिए किस तरह से ये टर्न कोर्ट्स जो है अपने वापस पुराने फॉर्म में चले गए हैं। अरे भाई कोई सच बताएगा, कोई सच बोलेगा कि जहां जहां इस्लामिक स्टेट है, जहां जहां शरिया लागू है, वहां पे किसी भी माइनॉरिटी की कोई हैसियत नहीं है, ये दरुल इस्लाम है, वहां पे कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैनी वहां रह नहीं सकता। और अहमदिया के बारे में बात ही करते कि भाई अहमदियों को भी डाल दो, उनको क्यों अलग किया गया, अभी अहमदिया को डाल दिया जाए, ये फिर और पागल की तरह घूमने लग जाएंगे। अभी हिंदुस्तान के अंदर में ये जमातों, जितने भी ये जो जमात है, जमात इस्लामी और जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अलग सड़क पे आ जाएंगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जहां पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आप वहां कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आप अभी तक तो ये प्रोपेगेंडा करते आ रहे थे। हाँ, एक बात और, अभी तक आप ये कह रहे थे कि देखिए बहुत सारे लोग थे, बहुत ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले और ये अवार्ड वापसी और इंटॉलरेंस ब्रिगेड, ये कह रहा था हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के लिए रहने की जगह नहीं है। अच्छी बात है भाई, आप लोग को डर लग रहा था, कोई कहते थे कि मेरे बच्चे जो है वो डर के आते हैं स्कूल से, वो अजब अजब सवाल करते हैं, ये जगह रहने लायक नहीं है, विदेश चले जाएंगे। और जब ये बिल आ गया है तो आप कहते हो नहीं सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान आना चाहिए। अरे भाई दो चीज़ में एक चीज़ तय कर लो कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए डेंजरस जगह है या नहीं है, या दोनों ही बात आप कहोगे। तो कहने का मतलब यह है कि जहां कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, एक बात एकदम पत्थर की लकीर की तरह क्लियर है कि ये जो बिल आया है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। 1 नंबर 2 कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को क्यों अलग कर लिया गया, अरे भाई मुसलमानों को अलग इसलिए कर लिया गया है क्योंकि वहां पे वो मुस्लिम स्टेट्स में सताए हुए माइनॉरिटीज हैं, जिसके बारे में कांग्रेस, अब तक कांग्रेस यही काम करते आई थी, उनके बारे में बातचीत करते आई थी। लेकिन अब चूंकि ये काम बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी ये काम कैसे कर सकती है, नरेंद्र मोदी ये काम कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी क्यों ले जाएगी अपने पास। तो ये क्रेडिट का मसला ही है, बेसिकली ये पॉलिटिक्स चल रही है और कोई बात नहीं है, और उसका आधार जो है वो झूठ, फरेब और धोखेबाजी है। अब देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी ये लोग मिलकर के बकायदा हंगामा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये कि अगर ये कानून लागू हो गया तो पूरे जगह से बांग्लादेश से जो है वो आ जाएंगे, उनकी भाषा खत्म हो जाएगी, उनका कल्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। पहली बात, कन्फ्यूज़न का एकदम बिल्कुल फुल स्टॉप, उसको समझ लीजिए एक पत्थर की लकीर की तरह। ये कानून सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा जो 2014 से पहले हिंदुस्तान आए हैं। मतलब ये कि इस कानून को आधार बनाकर बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से कोई हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी वो हिंदुस्तान नहीं आएगा, एक क्लैरिटी हो जाए। दूसरी बात कि जो नॉर्थ ईस्ट में ये तमाशा कर रहे हैं कि भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये जो हंगामा, ये कांग्रेस पार्टी और वहाँ पे एक पार्टी है AUML, मुस्लिम लीग का एक जो है इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग करके एक पार्टी है, जो ये सब बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा प्रायोजित पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के वहाँ पे चुनाव लड़ती है और उसकी गठबंधन में है, यूपीए के साथ रहती है। तो ये लोग तमाशा कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये बदल जाएगा। तो ये सब कुछ होने जाना है नहीं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में
अमित शाह ने बार बार क्लैरिटी के साथ कहा कि ये कानून से पूरी तरीके से असम और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो उससे प्रोटेक्टेड है और असम अकॉर्ड को लागू करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है और इस कमेटी का जो फैसला होगा वो अक्षरशः लागू होगा। वहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बीजेपी को चुनाव नहीं लड़ना है या बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एमपीज वहाँ से आते हैं, तो उसकी चिंता बीजेपी जरूर करेगी। ऐसा नहीं कर सकती बीजेपी कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ले। वो आप जो है ऐसा कानून बना दे कि जिससे अगले बार कोई बीजेपी को वोट नहीं दे। ये कैसी मूर्खता है। ये काम आम आदमी पार्टी करे या ममता बनर्जी करे तो बात समझ में आती है। बीजेपी एक प्रोफेशनल पार्टी है, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो ये क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी? आप ये बात समझ ही में नहीं आ रहा है लोगों को। और तो और मज़ेदार बात क्या है, जो मूल बात इसमें क्या है कि ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो वामपंथी और ये सब सारे लोग, हाँ वामपंथियों को याद आ गया, ये प्रकाश करात साहब भी ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अभी विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को कि ये जो माइनॉरिटीज़ है उसको जो है आप अंदर आने दिया जाए, उनको नागरिकता दी जाए, वो लोग बहुत बेहाल हैं। अच्छा, जब यूपीए की सरकार थी, अगर ये कानून लेकर के आ गई होती, वो तो मुस्लिम वोट की वजह से वो इस तरह का कानून यूपीए लेकर के नहीं आई। ये लोग सिर्फ बकते रहे, बोलते रहे, झूठा दिलासा दिलाते रहे। और जिस तरह से मनमोहन सिंह या प्रकाश करात या गांधी जी के समय नेहरू जी और उस नेहरू की सरकार ने और मनमोहन सिंह की सरकार ने और बहुत सारे बीच में बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स जो इस बात को मांग करते आ रहे थे, अगर ये कानून लेकर के आ गए होते, जिस बात को आप वादा कर रहे हो, तब ये गैर संवैधानिक नहीं होता, तब सेक्युलरिज्म के ऊपर कोई प्रहार नहीं होता। मनमोहन सिंह जो ये अपना दुखड़ा बता रहे थे कि बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता देनी चाहिए, तो उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं था, उस समय ये गैर संवैधानिक बयान नहीं था। ये प्रकाश करात जब चिट्ठी लिख रहे थे तब ये गैर संवैधानिक नहीं था, तब सेक्युलरिज्म के ऊपर आघात नहीं था। लेकिन इन लोगों को दिक्कत क्या है कि ये इन लोगों का एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव क्या है उसको समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बार बार जब भी मोदी सरकार कोई कानून लेकर के आती है तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। इनका नैरेटिव ये है कि ये जो आरएसएस है, ये हिटलरों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये फासिज्म है, और जो बीजेपी की सरकार है उसका एक हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा तो हिडन काम होगा ना, पार्लियामेंट में बिठा करके कानून बनाने से थोड़ी होगा। तो हिडन एजेंडा क्या है? तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो ये इनका एक नैरेटिव है जिसके जरिए ये मुस्लिम वोटर्स को जो है अपने साथ खींचना चाहते हैं, और उसको लेकर के ये लोग अपनी राजनीति, अपने सारे सेक्युलर पार्टीज ये सब बोलेंगे भाई हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अच्छा ठीक है, तो अब कोई भी कानून आता है, जैसे आर्टिकल 370 आया, बोले भाई हिंदू राष्ट्र, वहाँ पे कश्मीर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो है क्या हो गया, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ किस मुसलमान को निकाला गया? ये वही लोग हैं जब मोदी सरकार जब बनने वाली थी ये चिट्ठी लिखा करते थे कि मोदी को प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने देना है, बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बन गया क्या? संविधान को ताक पर रख दिया गया क्या, या सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया? तो ये वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि किसी तरीके से आप जो है सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है, तो ब्ला ब्ला सारी चीजें। ट्रिपल तलाक जब आया, भाई हिंदू राष्ट्र बना रहे। अबे ट्रिपल तलाक का काम वो मुस्लिम महिलाओं को इमेंसिपेशन, उनके फ्रीडम और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया। हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? अब फिर आप ये कर रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र में क्रिश्चियंस को हम सिटीजनशिप देंगे, पारसी को देंगे। ये क्या इलॉजिकल लॉजिक है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये इनकी राजनीति है, ये इलॉजिकल तो है लेकिन यही इनकी राजनीति है। ये अब तक कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आया है कि दुनिया बदल चुकी है। ये जो फॉल्स नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर में अब तक सेक्युलरिज्म का, तो हिंदू राष्ट्र का, तो ये फासिज्म का, ये सब जो चलता रहा, अब इसकी जगह नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के जो लेकुनाज हैं, जो अपोजिशन के थ्योरी में, उनके नैरेटिव में,
ये जो अफवाह और झूठ की राजनीति करते हैं उनको एक्सपोज करना हमारा काम हो गया है। और इसलिए ओपिनियन पोस्ट में हम बहुत ही डंके की चोट पे सच बताते हैं। और सच यही है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये सब के सब ये मुस्लिम वोट के लिए अपनी ज़मीर को बेचने के लिए बाजार में खड़े हैं। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।